हेलो फ्रेंड्स। तो हम आगे बढ़ेंगे। आज यह है पार्ट 2 ऑफ CDS फर्स्ट 2024 जनरल नॉलेज का पेपर। तो इसमें हमने 60 तक क्वेश्चन पहले कर लेते, तो हम स्टार्ट करते हैं 61 से। 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर ऑब्जेक्टिव ऑफ द G20 समिट 2023 अंडर इंडियाज प्रेजेंसी। तो अगर आपको पता होगा कि 2023 में पिछले साल हमारे पास थी G20 की मिसाल, और इस बार वो हमने पास ऑन की है ब्राज़ील को। तो इसमें जो ऑप्शन थे, पहला था ग्रीन डेवलपमेंट, तो इसके बारे में जरूर बात हुई थी। दूसरा था एसिलेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG। तो SDG जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारे 17 गोल्स होते हैं उनके बारे में है। और तीसरा है वुमेन लेड डेवलपमेंट, तो इसके बारे में भी बात हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 62 है, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म और डेंगू फीवर इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरस विच बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो इसका आंसर आपने अगर बायो पढ़ी तो बायो का सिंपल सोल्यूशन है, ये है फ्लेवोराइबो वायरस। 63 है, फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आर द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज। तो आपको पता है कि जो हमारा ब्लड है उसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो करती हैं वो करती हैं ब्लड क्लॉटिंग का काम, तो इसका आंसर हो जाएगा C। 64 है, पल्स इज फेल्ट ड्यू टू द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ। तो इसका आंसर है, ये हार्ट के बारे में है, तो इसका आंसर है आर्टा एंड मेन आर्टरी। 65 है, व्हेन एग्स आर हीटेड द ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन अराउंड योक टर्न्स सॉलिड एंड टर्बिड वाइन। दिस हैपन्स टू द थर्मल डीनेचुरेशन ऑफ। तो आपने 12th में अगर आपकी केमिस्ट्री थी तो आपने वहाँ पढ़ा होगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ा होगा, तो ये उसी का कॉन्सेप्ट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट है, GDP डिफ्लेटर कैप्चर्स द एवरेज प्राइस ऑफ द अनचेंजिंग बास्केट ऑफ ऑल कमोडिटीज दैट कंस्टिट्यूट द GDP ऑफ अ कंट्री। सेकेंड वन है, GDP डिफ्लेटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द रियल GDP ऑफ द इकोनॉमी बट नॉट द इन्फ्लेशन रेट। तो जो पहला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे वाले में जो गलत है वो है कि बस इसमें लिखा है कि बट नॉट द इन्फ्लेशन रेट, जबकि इन्फ्लेशन रेट को भी नापता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 ओनली। 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट वन इज अ प्राइस इंडेक्स कैप्चर्स द चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ अ कॉन्स्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटीज। And the second one is, if the price index takes value 100, 110 and 121 in 3 consecutive years respectively, then the inflation rates in the second and third years are 10% and 21% respectively. तो इसका आंसर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राइस इंडेक्स कैप्चर द रेट इन द एवरेज प्राइस ऑफ अ कॉन्स्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटी, तो एक प्राइस इंडेक्स की बात की जा रही है। अगर और बात की जाए तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की जा रही है, जो CPI होता है। तो आपको बताओ कि 2 तरह के प्राइस इंडेक्स होते हैं, एक CPI होता है और एक WPI होता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो CPI की बात हो रही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि पहले साल में अगर आपका 100 है, दूसरे साल में 110 एंड 121 हो जाए, तो सिंपल सी मैथ है कि दूसरे साल में 10% होगा, दूसरे साल में 21% होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट इज, मोस्ट ऑफ द इंडिया रिजर्व्स इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो करेंसी रिजर्व है वो है फॉरेन करेंसी, और उसके बाद जो है वो है गोल्ड पे। दूसरा है, देयर इज़ नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी एज रिजर्व बाय नेशन। ये गलत है, क्योंकि जितना आप करेंसी होल्ड करते हो उसके आपको एक कॉस्ट भी देनी पड़ती है। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो 69 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, द मार्केट मैकेनिज्म ओवर प्रोड्यूस अ गुड दैट जनरेट्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो इसकी अगर व्याख्या की जाए तो इसमें है कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, तो इसका मतलब होता है कि ना कि बायर और ना ही सेलर को फ़ायदा हो रहा है, इन दोनों को फ़ायदा नहीं होता, जबकि किसी थर्ड पार्टी को फ़ायदा होता है। तो अगर किसी थर्ड पार्टी को फ़ायदा होगा तो कि जो मार्केट है वो उस प्रोडक्ट को कम कर देगी, और वहीं पे अगर अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगा उसका मतलब होता है कि बाहर वाले को फ़ायदा कम हो रहा है। लेकिन इसमें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात की, इसमें बाहर थर्ड पार्टी को फ़ायदा क्या हो ज़्यादा होगा, और बायर और सेलर को क्या होगा, कम होगा। इसमें जो मार्केट है वो क्या बनाता है, कम प्रोड्यूस बनाता है, तो इसमें लिखा है ओवर प्रोड्यूस, तो ये गलत हो गया। 70 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GST इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट है, अमेंडमेंट 115 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केप्ट एल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज एंड 5 पेट्रोलियम प्रोड्यूस आउटसाइड द एम्बिट ऑफ GST। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्कोहल और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इनको GST से बाहर रखा गया है। दूसरा है, अमेंडमेंट 112 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केप्ट ओनली अल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ GST। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 112 में अल्कोहल की बात की गई है और 115 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात की गई है। तीसरा है, प्रेशियस मेटल्स आर टैक्स एट द रेट ऑफ 1% GST। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें लगभग 3% का GST पड़ता है।
और डी है द अनवर्क डायमंड इज टैक्स एट द रेट ऑफ 0.25%, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिपोर्ट ऑफ तेंदुलकर कमेटी ऑन पोवर्टी एस्टिमेट आर करेक्ट। तो इसमें पहला है द कमिटी हैड यूज एन ऑल इंडियन अर्बन पोवर्टी लाइन बास्केट एज अ रेफरेंस टू डिराइव बोथ रूरल एंड अर्बन पोवर्टी लेवल, तो बिल्कुल सही है। ये पहली कमेटी थी जिसने रूरल और अर्बन पोवर्टी को नापने के लिए एक ही लाइन बास्केट पर रेफरेंस लिया जो था ऑल इंडिया अर्बन पोवर्टी। दूसरा है द कमिटी हैड इनकर्ड द पोवर्टी लाइन टू द ऑफिशियल फूड कैलोरी नॉर्म्स, तो ये गलत है, ये इस कमेटी का काम नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। 72 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर नॉट शेयरेबल विद द स्टेट्स। तो जब आप ये स्टेट लिस्ट के टर्म्स को ज़्यादा और डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें दिया गया है कि जो स्टेट के साथ जो सेंटर है वो कौन कौन से टैक्स शेयर करता है कौन से नहीं करता है। तो अगर देखा जाए तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी स्टेट के साथ शेयर की जाती है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी शेयर की जाती है, लेकिन जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है ये स्टेट के साथ शेयर नहीं की जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3rd। 73 है लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पर कैपिटा जीडी किसके बारे में बात करते हैं कि हर पर्सन के पास हर पर्सन कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें पहला है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो वर्किंग एज है वही प्रोड्यूस करती है ज़्यादा। दूसरा वर्क पार्टिसिपेशन रेट, तो कितना काम करने में सक्षम है, कितना पार्टिसिपेशन ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। और तीसरा है पर वर्कर प्रोडक्टिविटी, ये भी बिल्कुल करता है, तो इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। 74 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन M1 डेफिनेशन ऑफ मनी इन द इंडियन इकोनॉमी। तो आपको पता होगा कि 4 तरह की मनी होती है, M1, M2, M3 एंड M4। M3 को आता है ब्रॉड मनी एंड इसको आता है नैरो मनी। तो इसमें आपको पूछा गया है M1 के बारे में, तो M1 सिंपल सा होता है, M1 में क्या क्या होता है, M1 में होता है करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। और अगर इसी में आप क्या कर दोगे टाइम डिपॉजिट TD जो ये है इसको जोड़ दोगे तो ये बन जाता है आपका M3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 4। 75 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर इंडिया। तो पहला है इम्पोर्ट्स आर सब्सट्रैक्टेड इन द कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही है कि जीडीपी जो होता है वो होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में कि एक कंपनी आप एक पूरी कंट्री के अंदर कितना सामान बन रहा है, तो इसमें इम्पोर्ट्स को नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा है नॉन नेट फैक्टर पेमेंट अर्न फ्रॉम द अब्रॉड आर इंक्लूड इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जीडीपी की बात की है और जीडीपी में ये होता है कि कंट्री के अंदर कितना बन रहा है, तो इसमें बात की गई है अर्न फ्रॉम द अब्रॉड, इसमें अब्रॉड के टर्म नहीं आते हैं, लेकिन जो GNP होता है या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, इसमें हम जो बाहर से कमाया गया उसको भी मिलाते हैं, तो ये GNP के लिए है सही, ना कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए, तो ये आंसर आपका गलत हो गया। 76 है अंडर नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व एंड फुली इलास्टिक सप्लाई कर्व ऑफ अ कम्युनिटी एंड एक्सोजीनियस डिक्रीज इन डिमांड विल लीड टू। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, क्योंकि जब हमारा क्या होता है डिमांड कम होता है तो हमारा जो क्वांटिटी की इक्विलिब्रियम प्राइस है और क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 77 है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ Li Na B and O। तो आपको पता होगा कि जो एटॉमिक रेडियस है वो डाउन में बढ़ती आती है और पीरियड के वाइज घटती जाती है, तो यहाँ को डिक्रीज होती है और नीचे को इंक्रीज होती है, तो इस हिसाब से तो Li की आपकी सबसे ज़्यादा होगी, B की उससे कम होगी और O की उससे कम होगी, लेकिन Ni क्या होता है, Ni इसके नीचे होता है तो Ni की उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा Ni Li B O, फर्स्ट ऑप्शन। 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेलिटिक सिस्टम्स इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके लिए यूज होता है आपका निकल, वैसे निकल भी होता है और पैरेडियम और कार्बन भी होता है, ये दोनों होते हैं। 79 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट आयनिक करेक्टर। तो आपको बताओ 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, वैसे 3 तरह के होते हैं, एक होता है आयनिक, एक होता है कोवलेंट और एक होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था आयनिक, तो आयनिक में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ आयन्स होता है, तो इसके लिए तो इसमें आप सही ऑप्शन है K2S3, इसे पोटेशियम सल्फाइड।
80 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइस कैप क्लाइमेट आर करेक्ट। इसमें कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बारे में पूछा गया था। इसकी कोपन क्लासिफिकेशन में हम अलग अलग टर्म से अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो जैसे इसमें पहला है, इन द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द आइस कैप क्लाइमेट इज सिग्निफाइड बाय द लेटर ई एफ। तो ये बिल्कुल सही है। तो जो आइस कैप होता है उसको हम ई एफ से दिखाते हैं। दूसरा, इट इज़ द अर्थ मोस्ट सेवर क्लाइमेट वेयर द मीन मंथली टेम्परेचर इज नेवर अबव द 0 डिग्री सेल्सियस। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें आइस कैप आ गया है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे हर वक्त आइस रहती है, ये ऐसा एरिया होता है जहाँ से आइस हर वक्त रहती है साल के 12 के 12 महीने। तीसरा है, दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन द पीर पंजाल एंड द ग्रेट हिमालयाज। तो ये गलत है क्योंकि पीर पंजाल में ये वाली श्रेणियाँ नहीं पाई जाती, आइस कैप नहीं पाया जाता। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो सबसे लास्ट वाली श्रेणी है हमारे ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय के नीचे सबसे ऊपर होती है आपकी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर होती है आपकी पीर पंजाल। तो पीर पंजाल नहीं आती इसमें, तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। आगे बढ़े, 81 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आर करेक्ट। तो फर्स्ट है इसका, इट वॉज चेंज ऑफ अ सोसाइटी फ्रॉम अ रूरल एंड एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल टू वन इन विच मोस्ट पीपल अर्न देयर लिविंग इन द इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। दूसरा है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज बिगिन इन जर्मनी इन अर्ली 18th सेंचुरी। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो चुका है दूसरा वाला, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। तो अगर देखा जाए तो आपके दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं, 2 और 3, सॉरी बी एंड डी। अब आपको चेक करना है कि फर्स्ट और थर्ड सही है कि खाली फर्स्ट सही है, तो आप तीसरे को चेक करेंगे। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज इन आयरन स्मेल्टिंग एंड लेटर स्टील प्रोडक्शन वर accompanied बाई द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं, 82 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसोलेशन आर करेक्ट। तो इंसोलेशन क्या होता है कि जो सन से हमारे यहाँ को रेस आती हैं, जो रेडिएशन आता है उसे हम कहते हैं इंसोलेशन कहते हैं। तो पहला है, इंसोलेशन इज प्रीडोमिनेटली शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो शॉर्ट वेव होती है उनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, और जो हमारे पास सन से रेस आती है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। तो ये पहला स्टेटमेंट थोड़ा सही हो गया। दूसरा है, इंसुलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ बिकॉज ऑफ अर्थ कर्व सर्विस। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो इंसुलेशन हमारे सन से हमारी अर्थ पे आता है वो अर्थ पे पूरा सेम नहीं आता, यहाँ पे कम आता है और यहाँ पे ज़्यादा आता है, इक्वेटर पे ज़्यादा आता है और पोल्स पे कम आता है। इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। 83rd है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवर मियंडर्स आर करेक्ट। तो आप बताओ, इसे कहते हैं विसर पे कहते हैं। मिसर मतलब जब नदी जो होती है सांप के आकार में चलती है। तो इसके बनते हैं ऑक्सबोर लेक भी बनते हैं, ये आपको पता होगा, ज्योग्राफी का काम है। पहला, इट इज यू शेप बेंड इन द रिवर। ये बिल्कुल सही है क्योंकि यू शेप बन जाती है रिवर, इस टाइप की बन जाती है। तो ये पहला सही है। दूसरा है, एन एक्सट्रीमली लाइट टाइड मियंडर इज कॉल्ड अ गूस नेक एंड इज लाइकली टू बिकम अ कट ऑफ एन ऑक्सबो लेक और फ्लड आफ्टर फ्लड। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जब ज़्यादा ही मियंडर हो जाती है तो यहाँ से कट जाती है और जो इतना स्पेस बचता है ये ऑक्सबो लेक बन जाता है। तीसरा है, टेक्नोलॉजी अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग अलॉन्ग इट्स मियंडरिंग कोर्स प्रोड्यूसिंग इन साइज और इंटरेस्ट मियंडर। ये बिल्कुल सही है। तो इसका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, तीनों तो सही है। तो इसका आंसर आएगा डी, 1, 2 और 3। 84 है, हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस। इसका आंसर है इफ़ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी गिवन, क्योंकि जब आपको एब्सोल्यूट दी जाती है तो उससे आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप निकाल सकते हैं। 85th है, विच ग्रीन हाउस गैस हैज़ मैक्सिमम एवरेज रेजिस्टेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। 86 है, व्हाट डज BW स्टैंड फॉर एज बाय पर द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो एक कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दूसरा क्वेश्चन है। तो जो BW है या यूज होता है आपके लिए डेजर्ट क्लाइमेट के लिए। आगे बढ़े, 87 क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ डेंजर स्पीसीज। तो इसका पता होगा, IUCN जो होती है ये रेड लिस्ट और अलग अलग लिस्ट निकालती है जो इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है और एक्सटिंक्ट स्पीसीज है उनके लिए। इसका आंसर आएगा ए, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 88 है, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल वाटरवे टू सिचुएटेड। तो आपको बताओ, नेशनल जैसे हाईवे हैं वैसे ही नेशनल वाटरवे भी हैं। तो जो NH-NW1 है ये गंगा भागीरथी वाला है, गंगा भागीरथी हुगली। और ऐसी जो NW2 है ये ब्रह्मपुत्र के लिए है। तो इसका आंसर आएगा द ब्रह्मपुत्र सादिया डुबरी। 89 है, व्हाट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड।
तो इसका आंसर है द कल्चरेबल वेस्ट लैंड इज द लैंड दैट हैज़ बीन फेल्ट फैलो फॉर मोर देन 5 ईयर्स। तो ऐसा ऐसा प्लेस, ऐसा खेत का इलाका या ऐसा मैदान जहाँ पे क्या हुआ है 5 साल से ज़्यादा हो गया है और वहाँ पे कोई किसी चीज़ नहीं उगाएगी है। 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल लोकेशन ऑन अर्थ इज द सेम वाइल लीनियर वेलोसिटी वेरीज। तो ये गलत है। इसमें उल्टा कहा गया है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो एक जैसे रहती है, वो सेम रहती है, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है और डायरेक्शन हर जगह की बदलती रहती है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। दूसरा है लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, हर जगह सेम होती है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉट टू। 91 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राणा कुंभा मेवार। तो पहला है ही रोट अ कमेंट्री ऑन जयदेव गीता गोविंदा। ये बिल्कुल सही है, उसने कमेंट्री लिखी थी। दूसरा है ही रोट 4 ड्रामास इन विच ही सेड टू हैव मेड यूज ऑफ 4 प्रोविंशियल लैंग्वेजेस। ये बिल्कुल सही है। तीसरा है ही इरेक्टेड कीर्ति स्तंभ स्टोरी, आपको पता होगा क्योंकि जब उसने गुजरात पे विक्ट्री पाई थी, गुजरात की जो मुस्लिम रूलर थे उनको हराया था, तो उसके बाद इन्होंने क्या बनाया था, कीर्ति स्तंभ बनाया था चित्तौड़ में। उसके लिए इनको हिंदू सुल्तान की उपाधि भी मिली थी उस मुस्लिम रूलर से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 92 है हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स वॉज इनकरेज द शैलेंद्र रूलर ऑफ श्री विजया टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहार इन नेगापत्तनम। तो इसका आंसर है राजा प्रथम, राजा फर्स्ट। 93 है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के में बहुत सारे पोएट्स थे, तो उनसे पूछा कि कौन सा नहीं था। तो इसका आंसर है सिद्धेश्वरा। 94 है द रॉयल पोर्ट्रेट्स ऑफ सीमा विष्णु एंड महेंद्र वर्मम आर फाउंड इन विच केव एट ममलापुरम। तो इसका आंसर है अधिवरा केव, सी। आगे बढ़े। 95 क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भक्ति पोएट नामदेव आर करेक्ट। तो नामदेव जो थे महाराष्ट्र के थे, ये भक्ति पोएट थे, इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों के बारे में कहा गया है। पहला है ही सीम टू हैव प्लेड अ पार्ट इन ट्रांसमिटिंग द साउदर्न भक्ति मूवमेंट टू नॉर्दर्न इंडिया। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जहाँ थे वो महाराष्ट्र के भी साउदर्न पार्ट में थे और वहाँ से वो नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को फैला रहे थे। दूसरा ही वॉज अ रिगोरस मोनोथिस्ट एंड अपोज कास्ट डिस्टिंक्शन। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि मोनोथिस्ट से वो एक ही भगवान को मानते थे। और तीसरा है ही वॉज अ डिवोट फॉलोअर ऑफ कबीर। तो ये गलत है क्योंकि कबीर भी उनके कॉन्टेम्पररी थे, मतलब साथ साथ ही थे। तो इसके कितने स्टेटमेंट चाहिए? 2 स्टेटमेंट चाहिए। 96 है हाउ मनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडिसिन एंड रिलेटेड प्रैक्टिसेस इन मेडिवल इंडिया आर करेक्ट। तो पहला है कि यूनानी और जो पर्शियन मेडिसिन थे ये दोनों एक जैसे ही थे। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है हार्वी डिस्कवरी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वर एक्सप्लेन टू अ स्कॉलरी नोबल बाई यूरोपियन ट्रेवलर फ्रांसिस बानियर। ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है फ्रांसिस बानियर जो थे ये कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे। एंड द थर्ड द प्रैक्टिस ऑफ स्मॉल पॉक्स इनोकुलेशन वॉज डिस्क्राइब इन कंटेम्प्रेरी यूनानी एंड आयुर्वेदिक टेक्स्ट। तो बिल्कुल सही है क्योंकि रिसेंटली जो हमारे आयुष मंत्रालय है उन्होंने कहा था कि जो स्मॉल पॉक्स का जो टीका बनाया था वो वैसे एडवर्ड जेनर ने बनाया था, लेकिन उससे पहले से हमारे वहाँ आयुर्वेदा में इसके प्रमाण मिलते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल 3, सी ऑप्शन। 97 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरासेविज्म, जैसे हम कहते हैं वीर शैववाद, तो इसके बारे में कहा गया है। तो पहला है द वीर शैविज्म ट्रेसेस इज ओरिजिन टू द 5 ग्रेट रिलीजियस टीचर्स। तो बिल्कुल सही बात है कि 5 ग्रेट रिलीजियस टीचर के बारे में कहते हैं, लेकिन इसमें जो टीचर्स के नाम दिए गए ये गलत हैं। इसमें रेणुका थी, रेणुकाचार्य थे, दारुकाचार्य थे और विश्वकर्मा थे, लेकिन घंटाकर्ण और धेनुकर्ण नहीं थे। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा है द वेरासेव फिलोसफी इज कॉल्ड शक्ति विशिष्ट अद्वैत। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जो फिलोसफी थी ये थी रामानुज की, रामानुजाचार्य जो थे उनकी थी कि शक्ति विशिष्ट अद्वैत था, क्योंकि जो अद्वैत सिद्धांत दिया था वो शंकराचार्य ने दिया था और इन्होंने दिया था शक्ति विशिष्ट अद्वैत। एंड द तीसरा है अष्टवर्ण आर द 8 रूल्स ऑफ द वेरासेविज्म टू बी ऑब्जर्व बाय द फॉलोअर्स। ये बिल्कुल सही है, उसमें 8 रूल्स होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3। ये आर्ट एंड कल्चर का आपका। 98 है
हु प्रोपाउंडेड कश्मीर सैविज्म, तो कश्मीर में जो सैविज्म था, शिव के बारे में शैववाद जो था, उसको किसने बढ़ाया? तो इसका आंसर है अभिनव गुप्त, बी ऑप्शन। 99 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसमें है, पहला है नेशनल NHRC, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है SSRC, ये भी आता है उसके अंदर। और तीसरा है ह्यूमन राइट कोर्ट, ये भी आता है, लेकिन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है ये UN के अंदर आती है। तो ये इसके 3 हो गए, लेकिन चौथा गलत है। 100 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द BR अम्बेडकर विच वन अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये उन्होंने कहा था आर्टिकल 32 को, जिसमें आपको 5 तरह की रेट्स मिलती हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है। आगे बढ़ते हैं। 101, हु अमंग द फॉलोइंग filed the writ petition that led to the famous verdict of the Supreme Court of India recognizing the right to privacy as a fundamental right। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में, तो ये 21 आर्टिकल में। और ये जो केस था, ये था बहुत फेमस, जस्टिस KS पुट्टासामी, जो कि रिसेंटली हुआ था 2000 समथिंग 2016 और 17। 102 है, दो द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया which of the following was were inserted into its preamble। तो पहला है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी ऑफ बिलीव वर सब्स्टिट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप। तो ये गलत है क्योंकि प्रेमबल में पहले से था। दूसरा है द एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन वर सब्स्टिट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये सही है क्योंकि इसको 3 शब्द जोड़े गए थे, एक जोड़ा गया था सोशलिस्ट, एक जोड़ा गया था सेकुलर, और एक जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर जाएगा ओनली 2। तीसरा है 103 है, एज पर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट्स हैव जुरिस्डिक्शन ओवर एग्रीकल्चरल लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इसमें पूछा गया है कि स्टेट्स की बात किस किस सब्जेक्ट पे कानून बनाने की हक है, तो स्टेट लिस्ट के बारे में बात की गई है। तो पहला है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, तो ये सही है, तो स्टेट इस पर टैक्स बना सकती है। ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट टू द सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, मतलब जब आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाता है एग्रीकल्चर लैंड, जो खेती का मैदान खेत है, तो उसके लिए भी स्टेट के पास ही पावर है। और तीसरा है एसटी ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, ये भी स्टेट के पास है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 104 है, द 7th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट। तो एक आपका करंट अफेयर है, ये हुआ था पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। 105 है, आपको कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ दिए गए थे और किसने कहा था ये पूछा गया है। तो जैसे फर्स्ट है, ह्यूमन बींग्स अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स पोजेस डिग्निटी। तो उन्होंने कहा था कि अन्य प्राणियों की अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है, डिग्निटी होती है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका इमैनुअल कांट ने। बी है, इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्फ। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, कि उन्हें स्वराज की बात की थी। और डी है, फॉर मी रियल वॉरियर इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो ये कहा था ऑन्ग सैन सू की, जो कि म्यांमार की हैं, जो वहाँ पे अभी तख्ता पलट हुआ था उसके बाद, तो अब वो नहीं है। और सी है, फ्रीडम इम्प्लाइज नॉट ओनली इमेंसिफिकेशन फ्रॉम पॉलिटिकल बॉन्डेज बट ऑल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ए का 3, बी का 4, 2 का 1। 106 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोग्राफी। तो ये कहा था हमारे जनरल ने, जो अभी नहीं है लेकिन पहले थे, जनरल MM नरवणे या मनोज मुकुंद नरवणे। 107 है, द इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन सर्वशक्ति टू फ्लश आउट टेररिस्ट इन। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति जो चालू किया था वो किया था जम्मू एंड कश्मीर में। 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वर कन्फर्ड विद द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। तो हर बार की तरह इंदौर को तो मिला लेकिन इस बार सूरत को भी मिला था। 9th है, 109 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल डेवलप्ड बाय DRDO। तो DRDO ने कौन सी असॉल्ट राइफल बनाई थी? तो ये है आपकी उग्रम। 110 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज योगेश सिंह हु वन अ गोल्ड मेडल इन एन एशियन चैंपियनशिप इन 2024 एसोसिएटेड। तो हर बार स्पोर्ट्स से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया कि योगेश सिंह ने जो गोल्ड मेडल जीता था एशियन चैंपियनशिप में, वो किस खेल से संबंधित है? वो है शूटिंग से। तो बचे ओनली 10 क्वेश्चन लास्ट।
पहला है रिनोड क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग घराना। तो भारत में बहुत सारे घराने हैं संगीत के, नृत्य के, तो उसमें से कौन सा घराना पूछा गया है। तो ये जो प्रभा अत्रे थी ये हैं किराना घराने की। 112 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अभी तक दो ही फील्ड मार्शल चुने गए। तो जो पहले कमांडर इन चीफ थे वो थे आपके KM करियप्पा, और दूसरे थे आपके सैम मानेकशॉ, जिन पे भी पिक्चर भी आई थी सैम बहादुर करके। 113 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम डेवलप्ड रिसेंटली बाय द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने एंड टू एंड इनक्रिप्टेड एक वो बनाया गया है मोबाइल इकोसिस्टम, तो ये है आपका संभव। 114 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। तो ये जो है ज़्यादा एशियान के मेंबर्स के लिए है, एशियान के मेंबर्स और कुछ अलग मेंबर्स हैं। तो इसमें इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन आसियान मेंबर्स स्टेट एंड आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टियाँ, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है इंडिया ऑप्टेड आउट ऑफ RCEP, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। 115 है रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर अ लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोडक्ट विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये है आपका साउथ अमेरिका की, ये है अर्जेंटीना। 116 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। तो SCO के बारे में पूछा गया है। पहला वन ऑफ द गोल्स ऑफ द SCO इज प्रमोट अ न्यू डेमोक्रेटिक फेयर एंड रेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, ये बिल्कुल सही है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ईरान इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ईरान अभी नया इसका मेंबर बना है। तो अब इसमें कितने मेंबर हो चुके हैं टोटल 9, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड नाउ ईरान। तो 117 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 आर करेक्ट। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया वन द टाइटल फॉर द 4th टाइम, ये बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा किसने जीतने पूछे थे, इंडिया है, इंडिया ने 5 बार जीता है अंडर-19 वर्ल्ड कप। और दूसरा है इट वॉज ऑर्गेनाइज इन साउथ अफ्रीका, तो इस बार होस्ट कौन थे, साउथ अफ्रीका थे इस बार, दोनों आंसर सही है। 118 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू भारत रत्न अवार्ड आर करेक्ट। तो इस बार 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, जो कि और बार हर बार की तरह वैसे 3 लोगों को मिलता है, तो इस बार एक्सेप्शन है कि कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है। 118 में है कि भारत रत्न के बारे में बताना है। तो पहला है इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर 1972, तो ये गलत है क्योंकि बना था 1954 में, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है द अवार्ड डज नॉट कैरी एन मॉनिटरी अवार्ड, बिल्कुल सही है कि इसमें कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। लास्ट सेकंड क्वेश्चन 119 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आर करेक्ट। तो पहला है इंडिया इन ऑप्टेड 40th रैंक, तो ये बिल्कुल सही है, इंडिया ने 4थी रैंक पाई है इस बार। दूसरा है इंडिया बीन ऑन अ राइजिंग ट्रेजेक्टरी ओवर द पीरियड ऑफ 2015 to 23, तो ये बिल्कुल सही है कि इंडिया 25 से 23 का अगर चार्ट देखें तो इंडिया बढ़ी रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो आपको अगर देखना है कि ये कहाँ से लिया गया, तो ये सिंपल सा है PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक सीधी रिपोर्ट थी, वहाँ से सीधे स्टेटमेंट पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव आर करेक्ट। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्योंकि साइंस एंड इन्वायरमेंट के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत पूछेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के बारे में, तो है इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही है क्योंकि ग्रीन क्रेडिट उसके लिए आया गया है। दूसरा है इस प्रमोट्स प्लांटेशन ऑफ द वेस्टलैंड एंड रिवर कैचमेंट एरिया, ये बिल्कुल सही है। थर्ड वन है इट इज स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया टू रिप्लेस द कैरोसिन ऑयल विद द सोलर पावर यूज इन रूरल पुअर, लेकिन बिल्कुल गलत है कि इसके लिए सूर्य घर वाला स्कीम चली है, ना कि ग्रीन क्रेडिट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। थैंक यू फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।